बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पीडीएम, अगर हम रिसेंट सियासत की बात करें तो एक इतना बड़ा इत्तेहाद है जो माजी में बड़े सियासी इत्तेहाद की तरह लोगों को नज़र आ रहा है। उसके ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं। क्या वो जो मुश्तरका मकासद हैं उसके लिए साथ रह पाएगा या नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात पहले भी उठाए जाते रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बिलखुसूस पीडीएम में इख्तलाफात की पेशगोइयाँ भी की जाती रही हैं, दावे भी किए जाते रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि पीडीएम में कुछ इख्तलाफात ने सर उठाया। अगरचे जो पीडीएम के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो कहते हैं कि इस तरह के इख्तलाफात हम आपस में अपने ही तरीक़ेकार से हल कर सकते हैं, हुकूमत को इस पर खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या है? क्या पीडीएम का जो लार्जर एजेंडा है उसको आवाम की हिमायत हासिल होगी? और इख्तलाफात की वजह से जो थोड़ा सा खला पैदा हुआ है, क्या हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर करते हुए वहाँ पर कोई फ़ायदा हासिल कर सकती है या नहीं? कुछ इस हवाले से बात करेंगे। हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है, पीडीएम में इख्तलाफ हो ना हो, दोनों सूरतों में हुकूमत के स्टेक्स इस वक्त क्या हैं और उनको किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी हैं पीडीएम के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। सबसे पहले तो ज़ाहिर है पीडीएम में इख्तलाफात की बहुत सारी पेशगोइयाँ थी और लोग कहते थे ये साथ नहीं चल पाएंगे। मैं सिर्फ सियासी लोगों की बात नहीं करी, जो सियासी मुबसरीन थे वो भी कहते थे कि ये मुख्तलिफ तर्ज़े सियासत पे यकीन रखने वाली जमातें हैं, जो बड़ी जमातें हैं, जो आपकी जमात है, पीपल्स पार्टी है। इस वक्त कहाँ पे कोई गलत फहमी है? कल हमने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उनको बहुत अफसोस था मरियम बीबी के लहजे पे, और वो कह रहे थे कि अफसोसनाक है। आपकी तरफ से कहा जाता है कि छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर हम नहीं करेंगे। कल आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट भी किया, आपने कहा हम हॉकी रूल्स को फॉलो करें, वो फुटबॉल को, ज़रा वो भी एक्सप्लेन करें कि वो क्या रूल्स है जो मुख्तलिफ हैं। नहीं, देखिए, बात ये है कि जो लोग ये बात कहते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि पीडीएम के अंदर हर फिक्र, हर सोच की जमात है। माजी में भी और मुस्तकबिल में भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन ये आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी है कि हर सोच, हर फिक्र रखने वाली जमात जो है वो आज एक बात पर मुत्तहिद है, और वो बात है कि हमें अपने मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक चलाना होगा, वरना हम तरक्की नहीं करेंगे। आज के तमाम मसाइल का हल मुल्क को आइन पर चलाने में है, इस पर ये सब मुत्तफिक हैं। उसके बाद ये जो दीगर बातें हैं ये सानवी हैसियत की हैं। बाई इलेक्शन लड़ना है, सेनेट का इलेक्शन लड़ना है, इस्तीफ़े देने हैं नहीं देने, ये मेरी नज़र में सानवी हैसियत इसलिए रखती हैं कि हमने उस बड़े मकसद को हासिल करना है। उस मकसद के हसूल के लिए अगर हम इन सानवी बातों पर इत्तफाक ना कर पाएँ और इत्तफाक करके हट जाएं, तो फिर एतमाद में कमी आती है। उससे जो पीडीएम का बयानिया है, जो पीडीएम का मकसद है, उस पर असर पड़ता है। जो मकसद है, जो बड़ा मकसद है, आप कहते हैं हम चाहते हैं कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए जी, और कोई भी गैर जमहूरी, गैर आइनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ना इलेक्शन में, ना वोट में, किसी चीज़ में। उस एजेंडा की तरफ क्या पेशरफ्त हुई है सितंबर से आज तक? क्योंकि हमें तो लगता है कि वो एक गोल दायरा है जहाँ पे सब चकरा रहे हैं। हुकूमत अपना चक्कर लगा रही है, अपोजिशन अपना चक्कर लगा रही है, और जो इदारे हैं वो तमाशा देख रहे हैं। देखिए, हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमत जो मर्जी करती रहे, हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है, इसमें कोई दो राय है नहीं, वो अपनी जगह पर है। ना हम इक़्तिदार की जंग में हैं, ना हम मुफाद की जंग में हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो 73 साल में हम इस मुल्क में तजर्बे करते रहे हैं, ये जो आखिरी तजर्बा हमने 2018 का इलेक्शन चोरी करके किया, एक हाइब्रिड निज़ाम बनाया, वो भी नाकाम हो गया। और जितनी बड़ी नाकामी ये है पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। तो अब हमने कैसे आगे बढ़ना है? आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम करें, यानी वोट को इज़्ज़त दें और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। ये सारी बात है। उसके अंदर ये अभी जो मामला हुआ चेयरमैन सेनेट का, ये मैं पहले कहता हूँ सानवी हैसियत रखता है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर पैदा होता है जब एतमाद को ठेस पहुँच जाए, जमातों के अंदर एतमाद ना रहे। आज उस एतमाद में कमी आई है। वजह क्या थी? क्यों डिस्कशन नहीं हो सकी?
डिस्कशन देखें, डिस्कशन में अगर मैं एक मैं वजाहत फरीक मजीद नहीं आपसे बनना चाहता। हाँ, एक मैं मजीद वजाहत अगर मांग लूँ, बिलावल साहब की गुफ्तगू से ये तासुर मिला कि आज़म नज़ीर तारड़ के लिए पीडीएम को ये या नून लीग को ये नशिस्त चाहिए, ये गुफ्तगू बिलावल साहब से और जरदारी साहब से नहीं हुई, क्या नहीं हुई थी? देखिए, मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये बातें पीडीएम के अंदर की बातें हैं। फैसला ये बड़ा क्लियर हुआ था, मेरे घर पे हुआ था। अगर मैं इसका ऐनी शायद ना होता तो मैं बयान ना करता कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन की नशिस्त है वो पीएमएलएन को दी जाएगी। ये फैसला हुआ। पीएमएलएन ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब को नॉमिनेट किया। उस पर कोई एतराज़ करना था तो पीडीएम ही फोरम है। आप पीडीएम के फोरम पे कहें नहीं हमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब मंजूर नहीं है, या आप फैसले में तब्दीली कर रहे हैं, ये सीट पीपल्स पार्टी को दे दें, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका वो फोरम मौजूद है जहां पर फैसला हुआ था, वहीं से तब्दीली हो सकती है। क्या चेयरमैन सेनेट के लिए जो वोटें मुस्तरद हुई और वहाँ पे उन वोट्स के बारे में ये तासुर दिया गया कि ये नून के लोगों ने जो है वो मोहरें लगाई, आपको लगता है उसकी वजह से गलत फहमी पैदा हो? ये यूसुफ गिलानी साहब सारी बात जानते हैं कि किसने कहाँ मोहर लगाई और क्यों लगाई। ये वो इस हकीकत से वाकिफ हैं। हमने 16 वोट हमारे थे, हमने 17 वोट उनके हवाले किए। 17 वोट हमारी टोटल स्ट्रेंथ थी। एक सेनेटर हमारे साथ नहीं थे, वो भी शामिल हो गए। 17 के 17 वोट उनके हवाले किए और 17 के 17 पड़े। 49 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पड़े। तो ये बातें करना अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है। मुस्लिम लीग नून ने 17 के 17 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दिए हैं। अगर उनको कोई इस पे शिकवा है तो शिकवा पीडीएम के फोरम पे ला सकते हैं। इसका जवाब कुछ ऐसा भी हुआ है कि पीपल्स पार्टी और आप, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सेनेटर मुंतखब होने के सारे अमल में आप उनके शाना बशाना थे, हर जगह पे आप नजर भी आ रहे थे। नहीं, हम शाना बशाना नहीं थे। उनको जो वोट मिले हैं वो आधे से ज्यादा वोट हमारे थे। 83 वोट पीएमएलएन ने दिए और 14 वोट 15 वोट जो हैं वो मौलाना साहब ने दिए। ठीक है, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनकी बात कर रही थी कि आप उनके साथ खड़े थे। हमने बिल्कुल उसी तरह काम किया जिस तरह हमें करना चाहिए था। हमने पूरी कोशिश की वहां पर भी, उनकी चेयरमैनशिप के इलेक्शन में भी। अगर उनको कोई शिकवा है वो बयान कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंस था आप सबका, पीडीएम का कलेक्टिव, कि ये जो 7 वोटों का मामला है, हम अदालत जाएंगे, हमें रिलीफ मिलेगा, आपको लगता है वो मौक़िफ़ के ही तब्दील हुआ या तब्दील कराया गया? कुछ ऐसे तासुर मिले? मौक़िफ़ तब्दील हो गया जब आपने जाकर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया और उसी चेयरमैन से बनवाया जो जाली तौर पर मुंतखब हुआ है, जिसके वोट नहीं है। ये 7 वोट बिल्कुल वैलिड वोट हैं। हर कानून, हर ज़ाब्ते के मुताबिक ये वोट मुस्तरद नहीं होने चाहिए थे। तो आपने अपनी जंग लड़नी थी। आपने पीडीएम के फैसले को भी रद्द किया जिसमें आप खुद शरीक थे, पीपल्स पार्टी, और जाकर उसी चेयरमैन से यानी वो पुराना शेर है कि जिसके सबब हुए बीमार उसी जी, तो ये वही मामला है। तो इसलिए थोड़ी जरा एहतियात करनी चाहिए इन बातों में। सादा है, लेकिन वहाँ पे तो सादगी की बात है। आपको लगता है ये कोई सादगी है कि क्या है? नहीं, ये सादगी नहीं। मैं तो कहता हूँ मुझे समझ नहीं आया कि ये सारा मामला हुआ क्यों है। जब फैसला हो गया, आप फैसला तब्दील करना चाहते हैं, आपके पास फोरम मौजूद है, आप फ़ोन उठाएं, आप पीडीएम को फ़ोन करें, मौलाना साहब को करें, मुझे करें कि जनाब मीटिंग बुलाएं, हम फैसले की तब्दीली चाहते हैं। अगर पीडीएम मानती है फैसला तब्दील हो जाएगा। आपने तो एक तरफा और दुनिया की तारीख में अनोखा वाक़या है कि हुकूमती बेंच से लोग उठकर अपोजिशन का हिस्सा बन गए और उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपना लीडर मान लिया और वो लीडर अपोजिशन बन गए। तो इस वक्त पाकिस्तान की सेनेट में 57 वोट हैं अपोजिशन के पास, 57 मुसद्दका, कोई उसमें झगड़ा नहीं है। वोट हमें पड़े थे 49। तो ये 8 आदमी कहाँ से है, ये कौन है? तो अगर ये 57 वाकई हैं तो फिर सबसे पहला काम आपको अदम एतमाद करना चाहिए, क्योंकि अदम एतमाद के लिए 51 वोट चाहिए। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आप उनकी जो हकीकी कुर्सी है, जो चेयरमैन सेनेट की कुर्सी है, वो जीत चुके हैं, वहां पर बिठाना अब अपोजिशन पर लाजिम है। आपको लग रहा है कि स्टांस पीपल्स पार्टी ने वो छोड़ दिया है? क्योंकि वो तो कहते नहीं हम तो जाएंगे, लेकिन अपोजिशन लीडर भी बन गए। नहीं, आप जाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो वोट मौजूद है।
अब तो आप अदालत का इंतज़ार मत करें, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी पार्लियामान का मामला है, तो पार्लियामान के मामले के अंदर यही तरीका है कि अदम एतमाद करें। 57 वोट है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो वोट पड़े उनके हवाले से आपकी जमात के हसन इकबाल साहब ने कहा कि बाप के वोट, और बाप किसके कहने पे वोट देता है ये सबको पता, उन्होंने ये भी कहा। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे कि किन किन के राब्ते हैं, क्योंकि जो सीनियर सहाफ़ी हैं बहुत सारे वो ये दावे करते हैं कि पीडीएम के भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं तमाम जमातों की अपनी अपनी मुख्तलिफ सतहों पर, और उन राब्तों में क्या बातचीत हो रही है, क्या गुफ्तगू शनीद हो रही है, क्या वाकई हम किसी कौमी हल की तरफ बढ़ेंगे। ये जो सारा बहरान है, चाहे वो आइन की हुक्मरानी कम होने का है, चाहे बाकी मईशत के मसाइल हैं, या हम बस सिर्फ बातें सुन रहे हैं और ये दावे इनमें सच्चाई नहीं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शाइखा खान अब्बासी साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ज़ाहिर है एक बड़ी सियासी जद्दोजहद को लेके चल रही है। जब से मियां नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, उनको वज़ारत उज़्मा से अलग किया गया था, तो शाइखा खान अब्बासी साहब बाप का जिक्र आया तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये बाप के लोग नहीं हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली 2-3 जगहों पे कहा। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ किसके लोग हैं। मैं ही पूछ रहा हूँ कि जब वो इलेक्शन लड़ा था तो 49 वोट पड़े थे, आज 57 कैसे हुए? अगर वाकई 57 है तो एकदम अदम एतमाद करें, इंतज़ार कर लेनी चाहिए। हम तैयार हैं। तो अब आप जो बाप के हैं, माँ के हैं, बहन के हैं, जिसके भी हैं वोट तो आ गए ना 57 पे अदम एतमाद बिस्मिल्लाह कल ही करें। मतलब अपोजिशन लीडर के पास सेनेट में 57 वोट हैं। 27 के नाम हमने लिख कर दिए हैं, 30 के उन्होंने लिख कर दिए हैं, और उस पर वो लीडर अपोजिशन बन गए। तो वो 30 ले आए, हमारे जमा कर लें 27 तो 57 हो जाएंगे। सही। अब आप समझते हैं कि पीडीएम का जो अगला इजलास है उसमें आप ये कहेंगे पीपल्स पार्टी को कि आप में तबादला लाना चाहिए? नहीं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। ये पीपल्स पार्टी की अपनी ही तो ये तरीका है, सियासत है। वो कहते हैं हम पार्लियामान के अंदर चाहते हैं कि सारे कार्ड्स एग्जॉस्ट। जी, पार्लियामान के अंदर वही हरकत करेंगे जिसके लिए पीडीएम वजूद में आई है, कि हम ये खेल नहीं खेलेंगे, हम मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएंगे, हम अपोजिशन बेंचेस से लोगों को उठाकर गवर्नमेंट बेंचेस से अपोजिशन बेंच पे नहीं लाएंगे। ये तो अनोखा वाकया, मैं हकीकत से बता रहा हूँ आपको, दुनिया में कभी हुआ नहीं है। तो इसलिए ये इस पे बड़े शकूक व शुबहात पैदा हो गए। इसलिए इस शक को दूर करने का एक ही रास्ता है कि फौरी तौर पे अदम एतमाद किया जाए। 57 वोट आपको पड़े और आप जाकर जो हकीकी कुर्सी है यूसुफ गिलानी साहब की, चेयरमैन सेनेट की, उस पर विराजमान हो जाए। और अगर पीपल्स पार्टी ये नहीं करती, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि हम पंजाब में अदम एतमाद लाएंगे, हम कौमी असम्बली में अदम एतमाद लाएंगे, यूसुफ गिलानी साहब के सेनेटर मुंतखब होने पे हमने साबित कर दिया कि हमारे पास कौमी असम्बली में नंबर है और बड़ा कंफर्टेबल नंबर है, हम अदम एतमाद कामयाब करा सकते हैं। तो आप कहते हैं कि चलें सेनेट से ही बिस्मिल्लाह कर लें, आपके पास पूरे नंबर है। जी, सेनेट में पूरे नंबर है। पंजाब में तो कोई नहीं है, उनकी तो 7 MPs हैं, कौमी असम्बली में 55 MNA हैं। या तो अगर वो यहाँ पर जैसे लोग वहाँ से यहाँ आए हैं, पंजाब में अगर वो 162 लोग पीटीआई के बेंचे से उठा के अपने साथ बिठा लें तो यकीनन अदम एतमाद हो जाएगा। ये शक कैसे दूर होगा आपके ख्याल? मैंने बताया आपको कि अगर इतनी छोटी सी कुर्सी के लिए आप पीडीएम के फैसले को रद्द कर सकते हैं तो फिर एतमाद पे कमी आ गई है। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं कोई लगी लिपटी बातें किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। मेरा तो एतमाद खो बैठे हैं। ये मैं ज़ाती तौर पर बात कर रहा हूँ। अब उस एतमाद को बहाल करें। बहाली का एक ही तरीका है, अगर वाकई 30 लोग आपके पास हैं, वो बाप के नहीं है, तो अदम एतमाद। ओके, आज पीपल्स पार्टी ने ये भी बयान दिया दोबारा से कि हम इस्तीफ़ों की सियासत पे यकीन नहीं रखते, और कुछ लोग कल परसों से दावे कर रहे थे
कि नून लीग ने उसूली फैसला कर लिया है कि आप लोगों ने कोई फैसला कर लिया अलग से एज अ जमात, इंडिविजुअल जमात की हम देंगे इस्तीफे? हमारा पहले दिन से फैसला है कि इस्तीफे देने पड़ेंगे। आप इस नाकाम निज़ाम में जो सारी खराबी का जिम्मेदार है, इसके अंदर रहकर आप मामले को हल नहीं कर सकते। अगर वो नहीं देते इस्तीफा, आप अकेले इस्तीफा जी, इस्तीफा अगर पीडीएम ये फैसला करती है कि हमने इस्तीफा देना है, जो उसने कर दिया है, हमने पीपल्स पार्टी को मौका दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी सीईसी नहीं मान रही, तो सीईसी के पास जाएं, उनसे बात कर लें। अगर वो इस्तीफे पे मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो फिर पीडीएम को अपनी सियासत देखनी होगी, क्योंकि हम तो एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें 9 जमातों ने इंडिपेंडेंटली ये राय दी है कि लॉन्ग मार्च करें, उसके बाद इस्तीफा दे दें। पहले लॉन्ग मार्च करें और फिर जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च एक इजहार एहतजाज है, उसके बाद इस्तीफा दे दें कि हम इस निज़ाम में नहीं रह सकते। जब कौमी असम्बली की 160 सीटें खाली होंगी तो मुल्क की सियासत का रुख बदल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी को पार्लियामेंट से उनको वोट दिलवाए, जहाँ पे वो सेनेटर मुंतखब हुए इस्लामाबाद से। तो फिर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम ये चाहते हैं निज़ाम के अंदर रह के तब्दीली पहले वो वाली आजमा लें, तो आप लोग आजमा लें, क्या हर्ज क्या है? क्यों नून लीग ऐसी कोई दलील नहीं है, हमें बता दें कि तो जो अपना चेयरमैन सेनेट नहीं बनवा सके, वहां भी जो उनके रास्ते में रुकावटें आई हैं वो भी जानते हैं, नहीं बना ना। एतमाद का वोट लीडर बन गया ना, ज्यादा वोटों से बन गए अपोजिशन लीडर। अपोजिशन लीडर तो कभी इलेक्शन होता ही नहीं पाकिस्तान में, आज तक हुआ नहीं है। वो कंसेंसस से होता है। अपोजिशन जो डिवाइड हो जाए, अब अपोजिशन डिवाइड हो चुकी है सेनेट में, वो और इनफेक्टिव हो जाएगी। ये बात, अब अदम एतमाद की बात करते हैं। मैं इन सबसे पूछता हूं, कभी किसी ने अदम एतमाद किया है पाकिस्तान में? मैंने किया है, मैं उसका हिस्सा था। इस असेंबली में मैं हूं और बर्जीस ताहिर साहब हैं जिन्होंने एक अदम एतमाद में हिस्सा लिया है 1989 में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, आज से 32 साल पहले। हम जानते हैं अदम एतमाद क्या होता है। अदम एतमाद उस मुल्क में जो निज़ाम हमारा है, उस मुल्क में हो सकता है जहां आइन की बालादस्ती हो, जहां पर कानून हो, जहां पर पार्लियामान की रवायतें हों, जहां पर कोई अखलाकी कदरें हों। हमारा मुल्क उन सब से आरी है कि सब चीज़ें हम में नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस आएगी, 10 बंदे वो पकड़ के ले जाएंगे, 10 नैब पकड़ के ले जाएंगे, तो अदम एतमाद तो वही रह जाएगा। दे देते हैं तो इस्तीफों के बाद भी तो निज़ाम कैसे तब्दील हो जाएगा? आप निज़ाम से तो निकल जाएंगे ना। आप ये बात का इजहार कर देंगे कि ये निज़ाम जो है, जो एक चोरी शुदा निज़ाम है, जिसने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, अवाम को तकलीफ ही तकलीफ दी है, मईशत तबाह कर दी है, महंगाई का एक सैलाब है, हम इससे निकलते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन कोई कंक्रीट हल आपके पास भी तो नहीं है ना। या तो हो कि आप वाकई इदारों के साथ चलें, बात कर लें। अगर इदारों की गलतियां रही हैं, इदारों की मुदाखलत रही है, तो फिर डायरेक्ट आप उनसे भी इदारों से बात होती है जब मुफाद की बात हो। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, एक आइन मुल्क में मौजूद है, उस आइन के मैं भी ताबे हूं, आप भी ताबे हैं, पीपल्स पार्टी भी ताबे है, पीटीआई भी ताबे है, बाप भी ताबे है, इदारे भी ताबे हैं। सारे ये इस बात का इजहार कर दें कि हम आइन के मुताबिक चलेंगे। ये कहीं तय होगा ना, वो कहाँ तय होगा? ये कहीं तय होने की जरूरत नहीं है, खुद ही इजहार कर दें। क्योंकि पीडीएम अकेले ये तय नहीं कर सकती। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जो तजर्बे हम करते रहे हैं नाकाम हो गए। अब सिर्फ एक रास्ता है कि अवाम की राय का एहतराम करें, आइन के मुताबिक एक दफा मुल्क को चलाकर देख ले, शायद चल जाए। 73 साल तो नहीं चला हमसे, हमने हर किस्म के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर लिए। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसके लिए कंसेंसस चाहिए ना, एक लार्जर कंसेंसस की जरूरत मौजूद है भाई। आप सारे इदारे कह दें, इस मुल्क की फौज भी कह दे, इंटेलिजेंस भी कह दे, पार्लियामान वाले भी कह देंगे, सारी जमातें भी कह देंगी, अवाम के सामने कह दें, टेबल पर बैठ जाएं कि जी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, अदलिया भी शामिल हो, मीडिया भी शामिल हो, सब बैठ जाए एक टेबल पर। ये बड़ी टेबल पे कौन फिलोसॉफिकल बात है। मैं टेबल का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं टेबल का बंदोबस्त कर दूंगा। सर बिस्मिल्लाह करें ना। आप तो ये कह रहे हैं कि पीडीएम से कोई बड़ी कंक्रीट चीज तो हुई नहीं। बात नीयत की है, बात मुल्क के दर्द की है। अगर हम अपने नाक से आगे देख पाएंगे, अपने मुफाद से आगे देखेंगे, तो ये बात होगी। ये आसान काम नहीं है। इंसान हमेशा अपनी गलती को भी डिफेंड करता है। माजी में लोग एहतजाज करते रहे, सड़कों पे रहे, बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चलती रही, ARD चली, बहुत सारी चीज़ें हुई इसी मुल्क में, सियासी इत्तेहाद भी हुए, 17वीं तरमीम जैसी चीज़ें भी हुई, जहाँ पे सियासी जमातें चुप करके जाके पार्लियामेंट में खड़ी हो गई। ये सब चीज़ें हमने भी देखी हैं।
आप समझते हैं कि एहतजाज करने से, सड़कों पे निकलने से, लॉन्ग मार्च करने से वाकई इतना दबाव पड़ सकता है तमाम स्टेक होल्डर्स पे कि वो सोचें कि नहीं बस एनफ, अब हमने कोई फैसला करना है, आगे लेके चलना मुल्क को? आपको यकीन है इस बिल्कुल, बात? मुझे पूरा यकीन है। मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरे कुछ ना करने से ये रास्ता बहुत बेहतर है। अच्छा, कुछ ना करने से कुछ भी नहीं होगा ना, अगर मैं कुछ करूंगा तो कुछ होगा। तो मैंने ये रास्ता अपनाया है। आप, मुझे ये मुश्किल रास्ता है, बड़ा आसान रास्ता था, असेंबली में बैठे रहें, फिर इलेक्शन होंगे, वो भी चोरी होंगे, हम कोशिश करेंगे कम चोरी हो। इस दफ़ा भी पूरी कोशिश हुई चोरी करने की, अक्सरियत नहीं दिलवाई जा सकी अपने मनपसंदों को। तो अगली दफ़ा हमारी कोशिश होगी कि उससे भी कम कम यानी अक्सरियत ना दे पाएँ, अवाम की राय का कुछ एहतराम हो जाए, लेकिन उससे मसला हल नहीं होगा। क्योंकि फिर जो हुकूमत आएगी उसको उन्हीं मसाइल का सामना होगा जो माजी में हुकूमतों को रहा है, कि निज़ाम जो है वो इस कदर बिगड़ गया है, उसके अंदर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। इसलिए सबसे पहले सबको तहैया ये करना होगा कि अगर हम मुहिब वतन हैं, इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, इस मुल्क के मसाइल हल करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है और वो आइन का रास्ता है। हमारे यहाँ एक आध इलेक्शन ऐसा जिसके ऊपर धांधली का इल्जाम नहीं लगा, बाकी कौन तो सा? कोई एक आध इलेक्शन हम कहते हैं तारीख में मुझे बता दें। सभी पे लगा, थोड़ा लगा, बड़ा लगा, लेकिन लेकिन बदनसीबी है ना ये है कि 1970 से मैं देख रहा हूँ, उससे पहले मुझे याद नहीं है। उससे पहले मुझे फातिमा जिन्ना का इलेक्शन याद था, जहाँ फातिमा जिन्ना जीत गई थी। जब वोट निकले तो अयूब खान के थे, चले वो भी हमने बर्दाश्त कर लिया। 70 में इलेक्शन हुआ, उसमें एक जमात जीत गई, हमने कहा नहीं तुमको इक़्तिदार नहीं देंगे, मुल्क टूट गया। फिर 77 का इलेक्शन हुआ, वहाँ जो हुआ आपके सामने है। 85 में एक नॉन पार्टी हुआ। अब नॉन पार्टी इलेक्शन ही नफ़ी है, चलें सब ने कहा इसमें हिस्सा लेते हैं, बीस पार्टी का हिस्सा नहीं लेंगे, कि चलें एक नई इस मार्शल्ला से जान छुटेगी। 8वीं तरमीम भी हो गई, मार्शल्ला भी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद इलेक्शन हुए, मैं सबका हिस्सा रहा हूँ, सबके तमाशे मैंने देखे हैं। यहाँ पर वफाकी वजीर, मैं कल टीवी को क्लिप किसी ने भेजा था, वो कह रहा था जी मैं तो खुद जाके गेट नंबर 4 GHQ से अपना टिकट लिया था हमीद गुल साहब से। जी, ये आपने भी सुना है? जी मैंने भी सुना। जी। तो फिर क्या होता रहा है, फिर हर इलेक्शन में यही होता रहा है। वजीर दाखिला ने कहा है ये, और मुझे याद है कि मुशर्रफ साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी शायद 2015 में, तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये सारे खुद ही आते थे मेरे पास, सियासतदान ही आके रोते थे। नहीं, खुद नहीं आते थे। 2002 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा है, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था। चले मुझे मेरे मुंह पर कहा गया था कि आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे। अच्छा। मैं कहा जी बहुत शुक्रिया, मैं इलेक्शन नहीं जीतूंगा, खुदा हाफिज। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो सवाल था बुनियादी तौर पे वो ये था कि जब सारे इलेक्शन ही यहाँ पे मुतनाज़ रहे हैं, चलें एक मुतनाज़ इलेक्शन की सूरत में बकौल PDM के अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, तो इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ना करके क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है अपोजिशन को, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब से, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, PDM के सेक्रेटरी जनरल। अब्बासी साहब, एक बार फिर हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से बाबर अवान साहब ने फिर दावत दी। उन्होंने कहा जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हम अपोजिशन से बात करना चाहते हैं, हमारी जो पेंडिंग लेजिस्लेशन है उसमें अगर आप अपनी तजावीज़ देना चाहते हैं हम उनको अडॉप्ट करने के लिए भी तैयार हैं। जैसे भी आई हुकूमत, हम ये कह रहे हैं कि सारे ही इलेक्शंस के ऊपर सवालात थे, हर एक को लग रहा था कि कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से चले। आप मान लेते हैं, आप कहते हैं ये किसी ने ला के बिठाएं, लेकिन ये बैठी हुई हुकूमत है, इसके साथ बात ना करने की जो एक लाइन है, एक लकीर खींच दी गई है, इससे किसका फ़ायदा हो रहा है? बैठी हुई हुकूमत है, गिरी हुई हुकूमत है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म क्यों चाहिए? इलेक्टोरल रिफॉर्म आप जो मर्जी कर लें, जितने इलेक्टोरल रिफॉर्म पाकिस्तान में हो चुके हैं दुनिया की तारीख में किसी मुल्क में नहीं हुए। इलेक्शन हर चोरी होता है। लेकिन आप लोगों ने, आप माने हुए ना, आपने उसमें कमेटी में अपने मेंबर्स भी दिए हुए, सारी अपोजिशन ने, जो कोई मेंबर जो नहीं दिए। पार्लियामान में एक कमेटी बनी थी, वो पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें मेंबर हैं, वो बिल आता है उसको देख लेते हैं। बात ये है कि पहले आप तौबा करें
कि हम 20 जो हमने उठाए थे प्रेसिडेंट का अफसर, हम मुस्तकबिल में नहीं उठाएंगे। अच्छा, ये तौबा कर लें, माफ़ी मांगे कि हम वोट और ये नहीं उठाएंगे। फिर ये माफ़ी मांगे हम हुकूमत के वसाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे इलेक्शनों में। फिर हम इलेक्शन कमीशन पर हमलावर नहीं होंगे, ठीक है। फिर हम नैब को इस्तेमाल नहीं करेंगे इलेक्शनों में। फिर हम लोगों को तोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं नैब शायद आपने बनाई हुई है, कहते हैं सारे आपके लगाए हुए लोग हैं। जी, तो ख़त्म कर दें। इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात ये नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म, पाकिस्तान को कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं चाहिए। पाकिस्तान को एक बात का इजहार चाहिए कि मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। इतनी बात, यहां से यही सबसे बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म है। इस बात का तहैया कर लें कि जो आइन तोड़ेगा आर्टिकल 6 का निफाज होगा, इसमें सारी सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाएं, मामला फिर आगे चलेगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म, जितने इलेक्शन हमने करवाए हैं वहाँ मसला इलेक्टोरल इश्यूज का नहीं था। वहाँ मसला था एक चोरी का, आइन तोड़ने का, कानून से बालादस्ती का। वो कैसे आप हल करेंगे? आप जो मर्जी इलेक्टोरल रिफॉर्म लिख लें, आप जो ले आए मैं साइन कर दूंगा, इलेक्शन फिर भी चोरी होंगे। एक नीयत को बेहतर करें, एक नीयत को दुरुस्त करें। ये माने बहुत एक आइडियल वो सिचुएशन बता रहे हैं। नहीं, मैं आइडियल नहीं बता रहा हूं, मैं आइडियल तरफ, ये आइडियल है कि हम इलेक्शन चोरी नहीं करेंगे, ये मैं आइडियल बात है। नहीं, आप कह रहे हैं कि सब मान जाएं कि हम कोई भी मैं हरकत सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इलेक्शन चोरी करते रहे हैं, नहीं उनसे बात बनी। एक दफा ये बात कह दें कि यार हम पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम करेंगे, हम लिस्टें नहीं बनाएंगे, हम उम्मीदवारों को तोड़ेंगे नहीं। इलेक्टोरल रिफॉर्म इलेक्शन के दिन का नहीं होता। इलेक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब मैं सेनेट के पोलिंग बूथ में कैमरे लगाऊंगा, मैंने आइन तोड़ दिया, मैंने इलेक्टोरल रिफॉर्म की नफी कर दी। जब मैं वैलिड वोट को रिजेक्ट करवाऊंगा, मैंने नफी कर दी। जब मैं हुकूमती बेंचे से लोगों को उठाकर लीडर्स ऑपोजिशन बनाऊंगा, मैंने नफी कर दी। ये पहले इन सारी गलतियों की सजा होनी चाहिए, सजा जजा, या सिर्फ मान लें और सिर्फ मान लें और क्या आगे नहीं करें? एक जात करती है, आगे का तहैया कर ले, कौम से माफी मांग लें कि हम ये काम करते रहे हैं, हमें माफ कर दें, हम आइंदा ये काम नहीं करेंगे, आपकी राय का एहतराम करेंगे, आपकी इमानत में खयानत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? अगला सवाल आपसे। बिल्कुल आएंगे, इलाज करा कर आएंगे, उससे एक दिन पहले भी नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब को हमने हुकूमत तोड़कर एक वीज़े पर एक चलती हुकूमत को तोड़ा, उनको हुकूमत से निकाला, नाअहल किया, सियासत से रद्दा किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक जज को ब्लैकमेल करके सजा दिलवाई, और वो मुल्क से बाहर थे, आए, जेल चले गए जमहूरियत की खातिर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी डील्स करती है, ये भी तासुर मिला जी के डील्स करके ज़ाहिर है नून लीग के लीडर्स बाहर गए हैं, तो क्या डील्स? जी, हम डील, हमारे भी कुछ हकूक हैं आइन के अंदर। मुझ पे 2.5 साल से नैब केस बनाने की कोशिश कर रही है, केस उनसे बनता नहीं है। अभी फिर आपकी जी, मैं 2 अदालतों में जाता हूँ, मैं 2 अदालतों में पेश होता हूँ, वहाँ जो केस है वो सब उसकी हकीकत सारे जानते हैं। आप 30 दिन में केस मुकम्मल करें ना, कानून कहता है। मैं आज भी कहता हूँ, मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाए ना ज़रा, मैं लगाता हूँ इल्ज़ाम करप्शन के इस हुकूमत पर। चीनी, गंदम, दवाइयाँ। अच्छा, इस पर हम आते हैं, लेकिन पहले मुझे इस बात का जवाब दें कि वो कहते हैं जी कि नून लीग भी तो डील्स करती रही है। भाई डील करती है, आप भी डील कर ले। हमने क्या डील की? हमें कोई फायदा मिला है? डील हमसे, हमें आज डील कर ही नहीं सकते। डील किसके लिए? इक़्तिदार के लिए होती है ना। नहीं, वो कहते हैं सेनेट का चेयरमैन बनने के लिए नवाज होती है। शरीफ साहब बाहर गए, वो भी डील थी। मरियम बीबी खामोश रही बहुत डील अच्छा, थी, वो तो भी डील डील आपने क्यों की? ना करते डील। मेरा आप पे कोई जोर तो नहीं चलता ना, मेरा कोई जोर है हुकूमत पर? हुकूमत है, उसने खुद हर पहलू से उनकी रिपोर्टें मंगाई, 3 हफ्ते एग्जामिन करते रहे। जब जिंदगी को खतरा था तो फिर कहा जी, जब डर गए कि कुछ हो जाएगा, जाने की इजाजत दी। अब वो इलाज कराएंगे और आएंगे। आपको तकलीफ है तो अदालतों के पास। आपके साथ तो नदीम बाबर साहब का LNG के मामले के ऊपर एक मुज़ाकरा हुआ था, लेकिन पेट्रोलियम क्राइसिस के चक्कर में उनको कहा गया कि वो स्टेप डाउन करें। आपको लगता है कि पेट्रोलियम क्राइसिस और मतलब हुकूमत, यार ये देखें, हम तो अपने लोगों को कह रहे हैं, अपने मामले खुसूसी को कहते हैं भाई आप दें इस्तीफ़ा और हम तहकीकात करेंगे, और काफ़ी लंबा चौड़ा एजेंडा हुकूमत ने रखा है कि हम ये भी मालूम करेंगे, ऑयल कंपनियां भी, रिटेलर्स भी, सबको हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे। यू थिंक कि ये एक अच्छी चीज़ है, ये क्या है? 1 साल बाद याद आई है, 1 साल गुजर गया, ये पिछले अप्रैल का वाक़या है।
वो इन्वेस्टिगेशन कर जी जी माशाल्लाह, इन्वेस्टिगेशन 1 दिन की इन्वेस्टिगेशन है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये जो लोग जिनको इस्तीफे का कहा गया कल वापस रिइंस्टेट होंगे। अच्छा। ये इस्तीफे से सिर्फ इसलिए कहा गया कि रिपोर्ट में ये कहेंगे नहीं नहीं इनका कोई कसूर नहीं है, अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं किया। पहली बात है SAPM मिनिस्ट्री चला ही नहीं सकता, उसको इख्तियार ही हासिल नहीं है। मिनिस्ट्री सिर्फ मिनिस्टर चलाता है, सेक्रेटरी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, और जो अप्रूवल देता है वो मिनिस्टर देता है, कैबिनेट में मिनिस्टर डिफेंड करता है। SAPM का कहीं भी सिग्नेचर नहीं हो सकता। तो आप SAPM से हुकूमतें चला रहे, वो तो अकाउंटेबल ही नहीं है। ये साहब जो SAPM है मुल्क के शहरी ही नहीं है, अमेरिका के शहरी हैं। तो बहरहाल उनसे मुझे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर या इनकॉम्पिटेंस है या करप्शन है जो ये सारा मामला हुआ, क्योंकि ये एक यूनिक मामला है पाकिस्तान की तारीख में। हुकूमत के फैसलों से ये सारा मामला पैदा हुआ। अब हुकूमत कह दे या हम नालायक हैं या हम करप्ट हैं। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? हर दफा मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके मेरे पास ना वकीलों की फीस के पैसे हैं, ना मेरे पास वक्त है। जहाँ कोर्ट्स गए थे वो लोग लोकल बॉडीज वाले, 2.5 साल गुजर गए जाके फैसला आया है। अब वो 9 महीने के लिए करोड़ों रुपए फीस के बाद 9 महीने के लिए बहाल हुए हैं। तो अदालत इतना ही कह देती है जो 2.5 साल हमने इनके ज़ाया किए ये भी ऐड ऑन कर दें। वो लोग इलेक्ट हुए थे 5 साल के लिए, जब 1 साल गुजरा तो उनको डिसॉल्व कर दिया गया, फैसला लेने में 2.5 साल लग गए, अब 9 महीने रह गए। तो बेचारों को इतना ही वक्त दे देते। तो मैं नहीं चाहता यहाँ से आज से 5 साल बाद फैसला हो। आप PDM के मरकजी रहनुमा हैं और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ सारी अपोजिशन जमातों के राब्ते हैं। क्या नून लीग का कोई राब्ता है? भाई मैं तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ये राब्ते कर रही है, अगर हमसे गलती तो वो क्यों राब्ते कर रही है? उनका काम क्या राब्ते करने का? नहीं, ये कौन कर रहा है मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ राब्ते हैं राब्ते। किस मकसद के लिए? सर आप कहते हैं ना, आप कहते हैं लार्जर कंसेंसस चाहिए, तो कुछ मुझे एस्टेब्लिशमेंट क्या देगी? भाई मुझे लार्जर कंसेंसस मैंने कह दिया है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। अगर आप उसे इत्तेफाक करते हैं तो आप भी मान लें, आगे चलें। मैं एस्टेब्लिशमेंट मुझे क्या देगी? मुझे क्यों फायदा देगी? अगर मैं ये बातें शुरू कर दूं, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करना ही आपकी नाकामी की सबूत है कि आपने मान लिया कि भाई यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट है वही मुल्क चलाती है, हम उनसे राब्ता करके अपना काम कर लेंगे। मरियम बीबी की गिरफ्तारी के लिए नैब काफ़ी मुतहरक दोबारा से, अगर वो हो जाती हैं गिरफ्तार, तो PDM को आपको लगता है कि कुछ धचका लगेगा या नहीं? उनकी गिरफ्तारी हुकूमत की नाकामी का सबूत है, इस्टेब्लिशमेंट की नाकामी का सबूत है। जब आप किसी से इतने खाइफ हो जाएं कि उसको सड़क पे मुकाबला ना कर सकें, उसकी बातों से खाइफ हो जाएं, तो फिर इससे बड़ी नाकामी कोई नहीं होती। तो मरीम नवाज साहब पहले भी जेल रह चुकी हैं, फिर जेल रह लेंगी। मैं तो आज भी कहता हूँ अगर मुल्क के मसाइल का हाल हमें जेल डालने में है, हम तैयार हैं, सारे खुद ही चले जाएंगे। एक जो बहुत ज़्यादा दावा है वो है मरियम साहिबा और हमजा शहबाज साहब के बीच में तनाव का, कि वो दोनों अलग तर्ज़े सियासत पे यकीन रखते हैं, और इसमें तो हर कोई मुज़ायका नहीं, हर बंदे का अपना तर्ज़ सियासत हो सकता है, लेकिन क्या वाकई उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब रहते हैं? मैंने कोई ऐसी कशीदगी नहीं देखी आज तक। अखबारों में सुनते हैं, आप लोगों से सुनते हैं, और ना उनकी सियासत फ़र्क हो सकती है। सियासत PDM की है, सियासत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, और उसका एक ही बयानिया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। ना इससे मरीम नवाज साहब है इससे इख्तलाफ कर सकती हैं, ना हमजा शहबाज साहब कर सकते हैं। आखिरी जो आपसे सवाल है वो ये कि लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़े, अब आप फिर क्या कोई डेडलाइन देंगे कि कब तक ये हुकूमत घर जाएगी, कब तक PDM अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब होगी? क्योंकि JUIFA भी अंदर बहुत ज़्यादा बट गई है, उन्होंने अपने लोगों को एक्सपेल भी किया। वो मौलाना साहब के ऊपर तीर हुकूमत वाले भी बरसाते हैं कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, अब उनकी अपनी जमात भी कहना शुरू हो गई आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। वो हकायक भी आपको कभी पता चल जाएंगे कि जमातें कैसे अंदर से टूटती हैं। ये जिस तरह 5 आदमी गवर्नमेंट बेंचेस से उठ के अपोजिशन में आ गए, इसी तरह जमातों के अंदर भी कोशिश की जाती है तोड़ने की, उनकी कोई हकीकत नहीं होती। यहाँ बहुत लोगों ने कोशिश की है कि जमात को तोड़ा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, नहीं हुआ। आपने PMLN तोड़ी, काफ लीग बनाई, आज काफ लीग कहाँ पर है और PMLN कहाँ पर है? नवाज शरीफ साहब को अपने जेलों में डाला, हुकूमत से निकाला, आज भी इलेक्शन करा ले जीतेगा नवाज शरीफ।
तो ये कोई डेडलाइन पीडीएम डेडलाइन जो पीडीएम की है, पीडीएम पीपल्स पार्टी को मौका दिया है, अगर वो हमारे फैसले में शामिल होते हैं तो फिर पीडीएम लॉन्ग मार्च करके इस्तीफे देगी, अगर वो नहीं होते तो फिर पीडीएम अपना नया लाएमल बनाएगी। थैंक यू सो मच शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हक्कान अब्बासी साहब की। पीडीएम का मुस्तकबिल उस वक्त सामने आएगा मुकम्मल तौर पर जब सीईसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये फैसला कर लेगी कि क्या इस्तीफ़ों के वक्त के ऊपर वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं या नहीं। और बाकी भी गुफ्तगू आपने सुनी। इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाए बगैर इस मुल्क का कोई मसला हल नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।